तुम क्या गई, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं तो आपके माँ बाप की भी ख्वाहिशें होंगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएगा। ऐसे तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने हैं और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उसे ड्राई क्लीन करवा कर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी नए कपड़े पहनकर वो जाएंगे कहाँ। मेरी माँ की दी हुई कई साड़ियाँ हैं जो पहन पहन कर मैं उब गई हूँ। उसे आपकी माँ ने देखा भी नहीं है तो उनको वो साड़ी दे दूँगी। सागरिका अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो। बस ये ध्यान रखना कि सरिता बहन के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वो भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती, पर जताती रहती है। जब भी हम छुट्टी जाते हैं तभी वो आ जाती है ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक थी, उसका पति तो उससे भी आगे है। सागरिका बोली, मैं तो कह रही हूँ, जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे आपकी बहन हमें चैन से रहने नहीं देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा ज़रूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर पैसे देते हैं तो हमें जो भी करना है हम कर लेंगे, पता नहीं और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ विवेक की माँ सुमन जी बच्चों के आने की खुशी की तैयारी कर रही थी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाएं, पर माँ तो माँ होती है। सुमन, मैं कह रहा हूँ, इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और तुम जो ये काजू किशमिश रसोई में सजा कर रख रही हो, लगता है तुम भूल गई हो कि ये अब कमाता नहीं बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर अब क्या करूँ। आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो हिसाब ही से ही खर्च करना पड़ेगा। मनोहर बाबू अपनी पत्नी सुमन जी से कहते हैं। सुमन जी बोली, अरे मेरी चिंता मत कीजिए, बच्चों के आने की खबर से मैं आधी ठीक हुई हूँ। उनके आते ही देखिएगा मैं भली चंगी हो जाऊँगी। बच्चों के साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए कई दवाई से कम नहीं होता, और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं के साथ आपको भी अच्छा लगेगा। मनोहर बाबू बोले, सुमन ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं क्या करूँगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते करते माँ बाप पिता की उम्र बीत जाती है और माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो आए नहीं और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। सुमन जी हंसकर बोली, अरे आप तो बच्चों की तरह रूठ गए हो, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तो ठीक है, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता, करीब 11 बजे बेटा और बहू बच्चों के साथ आए। सुमन जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद सागरिका बोली, मम्मी जी, सफ़र में मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। सुमन जी बोली, हाँ हाँ बहू, जाओ आराम कर लो। सागरिका झट से बड़े वाले कमरे में अपना सामान रखी और फैल कर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही सरिता अपने परिवार के साथ पहुंचती। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करता देख आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत की। भाभी के ऐसे फैल कर सो रही है जैसे ये पलंग उनके मायके से आया था। सुमन जी बोली, बेटा वो तुम्हारी भाभी और ये तुम्हारा मायका है, सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए तो आती हो और कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है। सरिता गुस्से में बोली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में अपना सामान लेकर चली गई। सुमन जी मुस्कुराकर रह गई। बेटी बहू होने के बाद भी सुमन जी 2 दिन से रसोई में लगी थी। ये सब देखकर उनकी काम वाली शगुना बोली, अम्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ कहो ना। वो बोली, अम्मा जी, बेटी बहू सब घर में हैं, फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती है। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि 2 पल के लिए माँ को आराम दें। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, अरे अपने घर में तो करती ही होंगी माँ, और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। अब चल, अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं रोटी बना दूँ। बीमारी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। ये सब देखकर मनोहर बाबू बोले, शगुना को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर
तुम्हें खुद नहीं आ रहा, थोड़ा तो आराम कर लो सुमन, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और ये शगुना बेकार मेरे लिए परेशान हो जाती है और आपको भी परेशान कर देती है। आप जाइए, बच्चों को बाहर घुमाकर ले आइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। मनोहर बाबू चुपचाप चले गए। एक रोज़ मनोहर बाबू विवेक से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा दूँ। आखिर पता तो चले कि आखिर ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है। विवेक सागरिका की तरफ देखा। सागरिका ने इनकार का में इशारा किया। विवेक बोला, पापा कहाँ, दिल्ली में धक्के खाते रहिएगा। और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को सरिता के साथ बेंगलोर क्यों नहीं भेज देते? वहाँ बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर होते हैं। सागरिका झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा मकान ले लिया है। बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहाँ दिखा दीजिए। और वैसे भी उस मकान के लिए अपनी दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तभी सरिता वहाँ आई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं। अपना कभी नहीं बताती कि आप जानबूझकर घर नहीं लेती ताकि कोई आपके घर आकर रहे। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा फ्लैट क्या अपने पैसे से लिया है? मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इतना कहते दोनों ननद भाभी ने बहस हो गई। मनोहर बाबू बोले, विवेक सरिता तो बचपन से बहुत ज़िद्दी है। बेटा तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। विवेक बोला, पापा आप माँ की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई, वैसे भी हमें कल निकलना है, अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। मनोहर बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे ना रहे। विवेक बोला, इतना मत सोचो, जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पिता बेटी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे। दामाद कुछ कहे उससे पहले ही सरिता बोली, चलिए जी, हमें तो भी कल शाम को निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वो भी अपना पल्ला झाड़ कर निकल गई। दूर बैठी सुमन सब सुन रही थी, अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही मनोहर बाबू सामने आए, सुमन जी बोली, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपसे दूर नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर सुमन जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में सुमन जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मनोहर बाबू बोले, इसलिए कह रहा था मत करो इतना काम। जिसके लिए शक्ति रही तो वो मुंह फेर कर चल दिए। अब तुम यही बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में कोई मिल गया और वो बातें करने लग गए। उधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुमन जी की हालत खराब हो रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चे उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके जाने के बाद मनोहर बाबू का क्या होगा, न जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने मनोहर बाबू को फ़ोन किया। वो बोले, क्या हुआ सुमन, दर्द ज़्यादा हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सुमन जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मनोहर बाबू समझे नहीं। सुमन जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दबकर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मनोहर बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वो बोले, सुमन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वो सुमन सुमन कहते रह गए। उस पर कोई जवाब नहीं आई, मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। शगुना के विलाप करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई और हम सफ़र का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भिजवाई गई, बेटा आया, परिवार नहीं लाया, ये कहते हुए कि अब आकर भी क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं और मुख अग्नि तो मुझे देनी है। बेटी भी 2-3 दिन रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थी वो उठाकर ले गई। क्रियाक्रम का खर्चा
खत्म हुआ। बेटा भी अपना सामान बांध कर निकल गया, पलट कर ये नहीं देखा कि पिता अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक हफ्ता तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटे बहू पहले हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे, कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं है कि उन्हें उनकी खबर लेना तक ज़रूरी नहीं समझा। एक शाम मनोहर बाबू सुमन जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज न जाने क्यों रोने को दिल चाह रहा है। सुमन, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम क्या गई, मैं तो अनाथ हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है मुझे। बहुत समय बेटा आया और घर बेचने की बात पर मनोहर बाबू तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में सुमन जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस शगुना का सहारा था। बेटे को फ़ोन करते तो वो उठाता नहीं था। एक रोज़ वो शगुना से कह रहे थे, कल सुमन का साथ था पर आज बिल्कुल अकेला हो गया। आज उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती है, बाकी बच्चे तो मुझे छोड़ ही दिया है। शगुना बोली, साहब आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ अकेले रहते हैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? मनोहर बाबू बोले, शगुना बेटा, अगर साथ ले जाने की बात करता तो मैं जाता। वो शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है, मेरे कारण उससे वहाँ दिक्कत होगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम मनोहर बाबू ने बेटे को फ़ोन किया और उसको ने फ़ोन नहीं उठाया तो शगुना बोली, साहब क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी नहीं समझेंगे? चलिए मैं हूँ, 7 बज गए हैं, रात का खाना टेबल पर रख दूँ? मनोहर बाबू हाँ में सर हिलाया और वो चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और वो बोला, पापा कैसे हैं? मनोहर जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बेटा बोला, आपने फ़ोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। मनोहर जी बोले, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें याद नहीं आती? आज उसकी पुण्यतिथि थी इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए उस बात को, क्या हर साल शौक मनाता रहूं? मुझे और भी काम है। और जहाँ तक याद करने की बात है वो आप कर तो रहे हो। कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन किया कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और फ़ोन रख दिया। मनोहर बाबू अपनी पत्नी के फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, सुमन तुम मुझे छोड़ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब अच्छा लगता था, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मनोहर बाबू शगुना की बात पर गौर करने लगे और इसी तरह से हर रात अपनी पत्नी से बातें करते थे। मनोहर बाबू ने एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरकर अपने जैसे तैसे कई लोगों को देखा। उनका मन और दुखी होता और शगुना की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते थे तो वो हाल चाल लेकर फ़ोन रख देते थे। एक शाम मनोहर बाबू ने एक कागज़ पर अपनी बची कुची सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। जब शगुना खाना बनाकर जाने लगी तो बोले, शगुना आज तुम घर के बाहर से बंद कर दो। वो बोली, साहब। मनोहर बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा, हो सकता है देर तक सोता रहूँ। उसे अजीब लगा पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी ही मेट के नीचे रख दिया और चली गई। मनोहर बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे और बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ। और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बजे जब शगुना आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे याद आया कि साहब बोले थे कि उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। शगुना बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई, आज कितना सोएंगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। चैन की नींद सोने वाले कब उठा पाए हैं जो वो उठते, जिसके लिए वो रोते थे, जिसके पास चले गए। शगुना भागकर पड़ोस में सबको बताई। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले पुलिस आई और पुलिस ने टेबल पर एक कागज़ और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, शगुना तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुमन के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे जाऊंगा? ये 1 साल की पगार और मेरी अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी अम्मा की साड़ी और
एक पायल निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे ये घर और पैसे वृद्ध आश्रम के नाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ना मुझ पर और मेरी संपत्ति पर अधिकार है, मगर हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुम कर देना। सभी लोगों की नजरें विवेक और सरिता पर आ गई। वहां खड़ी औरतें कहने लगी, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान किसी को औलाद ना दे। ये औलाद नहीं, जोंक है जो बस माँ बाप का खून पीते हैं। मनोहर बाबू की इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। बेटे बेटी को हाथ कुछ न लगा। सब ने यही कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो उन्होंने माता पिता के साथ किया उनका फल मिलेगा, और आगे चलकर वैसा ही हुआ। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शायद ये सोचते नहीं कि आगे चलकर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर आपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हो तो अपनी गलती को सुधारें और उन्हें गले से लगाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए।